हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महान्यवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इस बॉक्स के साथ, भारत के 3 विधि अधिकारी। ठीक, भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम महान्यवादी कौन था? तो वो थे MC शीतलवाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वो है महान्यवादी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो है भारत का महान्यवादी। भारत का महान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो वो है नरहरि राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो हम आंसर है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ठीक, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है 6 वर्ष। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो वो है लोक लेखा समिति का। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं, भारत द्वारा राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी को सौंपे गए कार्य। तो पहला कार्य है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। नेक्स्ट कार्य है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई अधिकार। ठीक, तो अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 भाग 4 के अनुसार महान्यवादी किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करेगा? तो वो है हमारे राष्ट्रपति जी के। बॉक्स देख लेते हैं, भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों को सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यवादी का अधीनस्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? तो हमारा आंसर है R वेंकटरमण मानी। ठीक, हमारा नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कह रहा है कि महान्यवादी पद का संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, बॉक्स देख लेते हैं, हमारा बॉक्स क्या कहता है। बॉक्स कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो जाहिर सी बात है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। हमारा बॉक्स कह रहा है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा से
महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 148 कहता है इस संबंध में विषय जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 अक्षेण प्रतिवेदन रिपोर्ट, ठीक, यानी रिपोर्ट हम देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता, यानी उनको अब मतलब रिटायर हो जाता है तो वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 110, संविधान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वो है आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ओके। संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वो है वर्ष 1971 के आधार पर। बॉक्स देख लेते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा की एकांतित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद है 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो वो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारियों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 105। बॉक्स कहता है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 110 संख्या से होती है। ये क्वेश्चन TR 3 में भी पूछा गया था BPSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो वो है 30 वर्ष। सदन के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वो है हमारे वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है? तो 31वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। फिर हम बॉक्स देख लेते हैं। इस बॉक्स में हमारे हैं अनुच्छेद संसद से संबंधित अनुच्छेद संबंधित विषय वस्तु और ये हमारे हैं अनुच्छेद। हमारा 69 अनुच्छेद कहता है 79 अनुच्छेद कहता है संसद का गठन कैसे होता है। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 अनुच्छेद कहता है संसद के सदनों की अवधि, ठीक। अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 85 कहता है संसद के सत्रावासन एवं विघटन। अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। 88 कहता है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में। 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद को
कि रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्य के निहित अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 92 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये हमारे अनुच्छेद 92 में कहता है। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में। 94 कहता है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाना जाना। 95 कहता है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। 95 ठीक है। 96 कह रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 कहता है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 कह रहा है संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 कहता है स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है संसद की सदस्यता के लिए निर्यात। 103 कहता है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 कह रहा है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञापन करने से पहले अहर्त न होते हुए अपना अथवा निरस्त किए जाने पर भी सदन में बैठे तथा मतदान करने पर दंड। बॉक्स कहता है भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान मंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट को टॉपिक के साथ चलते हैं, उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित है? तो वो है मध्य प्रदेश, जिसमें 6 सीटें आरक्षित है। बॉक्स भी देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब क्या है कि बॉक्स देख लेते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि अब इसको कंटिन्यूसली नहीं किया जा रहा है, स्टॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो वो है हमारे महाराष्ट्र, जिसमें है 48। ठीक, नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटन समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा आंसर है लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर सिमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उन्नाव, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। बॉक्स देख लेते हैं। भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय, राष्ट्रपति की वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं म- महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन पेंशन ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संसद में भारित घोषित किया जाए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि लोकसभा के सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दो, कम से कम दो होना, ऐसे तो तीन है लेकिन दो होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो है 6 वर्ष का। क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग का प्रयोग कब करता है? तो आंसर है हमारा किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमारा आंसर है जीवी मावलकर। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो आंसर है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नया संसद के बारे में हम इस बॉक्स में देखते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ गया, उसके लिए सॉरी, मैं रीड कर रही हूँ। ठीक, विशेषाधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमारा आंसर है 25। लोकसभा से 15 तथा 25 होते हैं टोटल। ठीक, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वो है 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो हमारा आंसर है नरगिस दत्त, जो 1980 से 1986 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो है मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। बॉक्स देख लेते दोस्तों। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो है जीबी मावलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूर्ण स्थापित किया जाता है? तो हमारा आंसर है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर है केवल विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो वो है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो आंसर है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है इसका आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो हमारा आंसर है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पे। ठीक, हम देख लेते हैं, बॉक्स देख लेते हैं, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। ठीक, तो हम देख लेते हैं साधारण विधेयक और है धन विधेयक। साधारण विधेयक में पहला देख लेते हैं, इससे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और धन विधेयक, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक में देखते हैं, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, और धन विधेयक, इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसमें है इसे सदन में राष्ट्रपति की स्तुति से ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए इस संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। 8वां, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। और ये धन विधेयक है, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पूर्ण विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पूर्ण विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स देख लेते हैं, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? तो आंसर है लोकसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर है संसद के किसी भी सदन में। बॉक्स देख लेते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो है 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आंसर है बिना संसदीय स्वीकृति के कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि के लिए तक रोक सकती है? तो वह है 14 दिन तक। ठीक। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों में से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो आंसर है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक। अब नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर है प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। बॉक्स देख लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो आंसर है संसदीय समितियों के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो आंसर है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये 1 घंटा। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो हमारा आंसर है न्यायिक समीक्षा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। ठीक।
क्वेश्चन बॉक्स देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, हमारा क्वेश्चन बनता है पहला, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर है संसद के पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो हमारा आंसर है 34। क्वेश्चन बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर है संसद द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आंसर है संसद को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। फिर हमारा नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं, सेनानी वृत्ति। रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो हमारा आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानी वृत्ति की आयु कितनी है? तो आंसर है 65 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का भाग ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है हमारा 5। हम बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। बॉक्स क्या कहता है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के हमारा पहला है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेनानीवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिकता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पूर्ण विचार की शक्ति के विषय में उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
बॉक्स कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। हमारा नेक्स्ट बनता है केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो आंसर है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय में ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1971। बॉक्स कह रहा है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है? तो आंसर है हमारा अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो वो आंसर है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, फिर हम देखते हैं भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143। बॉक्स देखते हैं मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। ठीक, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है बॉक्स न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद को कोई चर्चा नहीं होगी संसद में, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट बॉक्स है हमारा न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट बॉक्स है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 124 के भाग 7 में। ठीक, ये बॉक्स कहता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकारी की 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो अनुच्छेद 132 है। सिविल विषयों में जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 133 है। तीसरा है आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134। चौथा है विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। क्वेश्चन क्या बनता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो है आंसर 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो आंसर है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से।
बॉक्स कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बॉक्स कहता है मूल अधिकार के उल्लंघन के विपरीत उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम राज्यपाल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर है कुल सदस्यों का 1/6 भाग। नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर है राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नत कर सकता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। ठीक है दोस्तों, बॉक्स देख लेते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वो है अनुच्छेद 200। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो है राष्ट्रपति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पूर्ण नियुक्ति के भी योग्य होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। पहला है, राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। चौथा, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति। और पांचवा है राज्य वित्त आयोग का गठन। हमारा नेक्स्ट बॉक्स है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संशोधन द्वारा स्थगित इसे अब कर दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद प्रावधान। 153 राज्य के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 अनुच्छेद आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 अनुच्छेद क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलयन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 कहता है, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचार अर्थात आरक्षित करना।
अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। बॉक्स देखते दोस्तों। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य विधानमंडल। ठीक, जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है हमारा आंसर विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन नियंत्रण रखता है? तो आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। बॉक्स देख लेते दोस्तों। राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो आंसर है 4 माह तक। बॉक्स देख लेते दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 विषय है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 164 कहता है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 166 कहता है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 कहता है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 169। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट बॉक्स है राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निर्हारिता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आंसर है राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो है 25 वर्ष। हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है राज्य विधानसभा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बॉक्स कहता है भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 थी। हम नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या। राज्य सदस्य ठीक। आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 236, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 128, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में
117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में 294 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हमें देखने मिल रहा है 294, यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 90 प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त है। ठीक, जब हमारा भारत तो पीओके को शामिल कर लेगा तो 24 उसमें शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यत कार्य करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो आंसर हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा है एक प्रख्यात विधि वेता। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आंसर है हमारा 62 वर्ष। 62 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संसद को उसके दायित्व के निर्णय हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। बॉक्स देख लेते हैं तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो आंसर है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण याचिका। नेक्स्ट टॉप बॉक्स देखते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो आंसर है अधिकरण न्यायाधीश ट्रिब्यूनल जज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक निरोध के अंतर्गत एवं व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। ठीक है दोस्तों, अब हम बॉक्स देख लेते हैं। हमारा बॉक्स है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। ये हमारे अनुच्छेद दे रखे हैं और ये हमारे विषय वस्तु है, जैसे 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देती हूँ। जैसे 226 कहता है कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 228 कहता है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। ठीक, अब हम नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हमारे उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थी एवं क्षेत्राधिकार यानी कि कहाँ कहाँ ये है। जैसे ये हमारा हाई कोर्ट है कोलकाता, स्थापना 1862। राज्य क्षेत्र कौन से आते हैं इसमें? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोलकाता। अब पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ यानी कि दूसरा ब्रांच है। तो ये हमारे कुछ हाई कोर्ट के स्थापना वगैरह सब दिए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
सारे इसमें दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ पे ब्रांचेस है, कहाँ पे क्या है और ये कौन से राज्य में स्थित है, कितने राज्य उसके अंडर आते हैं, कौन से हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो टोटल हमारे 25 है। ठीक है, हम फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करवा देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो आंसर है प्रतिषेध। ठीक, बॉक्स देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा आंसर है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। बॉक्स देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधी। ठीक, हमारा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो आंसर है समवर्ती सूची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो आंसर है तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो आंसर है संसदीय कानून द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो आंसर है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 265। ठीक दोस्तों, अब ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, तो ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये अगर मैं बॉक्स पढ़ाने लगती हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्वेश्चन होता है तो इजी रहता है। ठीक, जैसे संघ सूची में किए गए संशोधन, जैसे 6वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 1952 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। ठीक, 7वें संविधान संशोधन 1956 में केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन 1976 राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 ठीक माल के पारेषण कर से संबंधित है। 28वें संविधान संशोधन 2003 ठीक सेवा कर से है। तो ये हमारे कुछ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगा सकता है? तो राज्य सरकार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या कहता है कि संघीय कर संघ सूची विशिष्ट 82 से 92 तक है। तो जैसे आयकर, कृषि आयकर को छोड़कर सीमा शुल्क, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पादक शुल्क, निगम कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों के संपत्ति की पूंजी पर, कृषि भूमि को छोड़कर मतलब कर, संपदा शुल्क, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, केरल संबंध मतलब ये सब कुछ कर के बारे में दिया गया हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों में संबंध संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 245 तथा 246। हमारा नेक्स्ट बॉक्स कह रहा है, केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट
टॉपिक आता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ तक है, 292A अनुच्छेद तक है। अब यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है राज्य कर, राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63 तक, ठीक है। भू राजस्व या लगान, कृषि आयकर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य पदार्थों पर। तो ये सब जिन जिन विषयों पर कर लगा गया उनके बारे में दिया गया। रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग ले जाए जाने के लिए, यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतु और नौकाओं पर कर, पथ पर कर, ये सब दिए गए। जैसे टोल टैक्स वगैरह नहीं होते हैं वो। यहाँ पे आयोग एवं समितियाँ, जैसे केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया है जो निम्नलिखित है। जैसे आयोग है, समिति और अध्यक्ष है। जैसे राजमन्नार समिति 1969 में, ठीक, जो थे अध्यक्ष थे DPV मन्नार। सरकारिया आयोग थे जो रणजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 मोरारजी देसाई थे। शीतलवाड़ समिति 1966 MC शीतलवाड़ थे। पुंछी आयोग 2007 मदन मोहन पुंछी थे। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संबंधित विवादों का न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है, प्रधानमंत्री की अनुमति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो आंसर है राजमन्नार समिति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हमारा अनुच्छेद 263। हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवादित अधिनियम 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधित निर्देश के अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो आंसर है अनुच्छेद 257। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बॉक्स है, सरकारी आयोग क्या है कि गठन का संघ और राज्यों के मध्य संबंधित समीक्षा करने के लिए हुआ था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो आंसर है 18 मई 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो आंसर है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र नियंत्रण के संदर्भ में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिए गए हैं, ये कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए आप लोग को मैं इसको जूम करके दिखा दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293 तक है। इसमें विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। जैसे अनुच्छेद 245, ठीक, 255 तक है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं संघ और राज्यों का विधायिका द्वारा बनाए कानून का विस्तार, संसद और राज्य के विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून, ठीक, संसद की शक्तियाँ यहाँ पे दी गई हुई है। ये सारे आप लोग इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा इसको पढ़ाते हुए, तो ये एक आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं।
अगर नहीं होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगी, मतलब छोटा सा एक एक वीडियो में सिर्फ एक PDF का बनाकर दे दूंगी। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले जाती हूँ। पहले इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये है क्या। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमार्ग समिति, आनंदवन प्रस्ताव समिति, सरकारी आयोग तथा पूंजी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपात उपबंध। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आंसर है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो हमारा है हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो आंसर है राज्यपाल की सलाह पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि तक लाया जा सकता है, तो आंसर है 3 वर्ष की अवधि तक। क्वेश्चन देख लेते हैं अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। जैसे अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक, दूसरा था आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तीसरी थी आपात तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। ठीक, हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो हमारा आंसर अनुच्छेद 355। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो आंसर है अनुच्छेद 356 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई गई है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त कार्यवान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, तो अनुच्छेद 359 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह के अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो आंसर है पंजाब में। बॉक्स कहता है राष्ट्रपति आपात में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। फिर उसके बाद भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। ठीक, वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्य के मध्य करों या
का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। हमारा बॉक्स कहता है मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक शक्ति का उल्लेख। वित्त आयोग की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। ठीक है, उसकी वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ठीक, अध्यक्ष कौन होता है? जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखता हो। सदस्य, ठीक, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो पहला सदस्य होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। ठीक है, ये सब सदस्य के मतलब योग्यता होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन बनता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 280। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आज 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये हमारे हैं भारत के वित्त आयोग। ये क्रमांक, गठन, अध्यक्ष का नाम और अनुशंसा वर्ष। जैसे पहला गठन था 1991, के.सी. नियोगी थे अध्यक्ष और 1952 से 1957 तक थे। दूसरा गठन 1956 के संथानम 1957 से 62। फिर 1960 में हुआ तीसरा, ए.के. चंद्रा अध्यक्ष थे बने और 1962 से 66। तो इसी तरह से क्या है 1964, 1968, 1972 ये सब इनके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, सबको आप पढ़ लीजिएगा। 1958। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में किसकी संतुष्टि से निर्धारित होती है? तो वित्त आयोग की। ठीक, नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था द्वारा होता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में समेकित निधि राज्यों से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो आंसर है वित्त आयोग। हमारा नेक्स्ट बॉक्स कहता है सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो 41%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? तो हमारा आंसर है जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आता है वह बॉक्स है ऋत्विक रंजन पांडेय को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। बॉक्स कहता है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी 2023 में अरविंद बनगढ़िया थे। ठीक है, 5 वर्ष तक, 26 से 5 वर्ष तक।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नीति आयोग। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक नीति आयोग। इसका क्वेश्चन बनता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बॉक्स देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 6 अगस्त 1952 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट है नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों, ये बॉक्स भी देखते हैं हम पहले ये देख लेते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जिससे निर्माण 1 जनवरी 1915। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकार BVR सुब्रमण्य। वेबसाइट नीति.gov.in है। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। ये कथन किसका है? तो के संथानम का है। ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य पूर्णकालिक। असंकालिक सदस्य अग्रणी। विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य असंकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर पर अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। ये सब बॉक्स है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये है वरीयता अनुक्रम टेबल ऑफ प्रोसीडेंस। इसमें है जैसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं 5वां का आता है उप प्रधानमंत्री, फिर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, फिर आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग, फिर पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, 7 के भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोकसेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और 10वां राज्यसभा के उपसभापति। तो ये क्या है? मतलब वरीयता क्रम, मतलब कौन से किस क्रम में है ये दिया गया। जैसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नया भारत @ 75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग। बॉक्स कहता है नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। ठीक, जिसका क्वेश्चन है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया गया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों।
दिसंबर 2023 से पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो आंसर है दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। बॉक्स कहता है हमारा 91वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो आंसर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो आंसर न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसे प्रकार है? विधिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो आप आंसर है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधि की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो आंसर है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो आंसर है लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारे कुछ बॉक्स है जिन्हें आप, ये निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा सेल्फ। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट बॉक्स है, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्य आयोग बनाया गया है? तो वर्ष 1989 एवं 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स है, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। बॉक्स कहता है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख आयोग। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख आयोग। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बॉक्स पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो आंसर है उच्चतम न्यायालय का सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेनानिवृत्त न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आंसर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1926 से में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है राज्यपाल के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आंसर है राजमनार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है रोज मिलियन वैथ्यू। ठीक, फिर हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बॉक्स पहले देख लेते हैं। हमारा बॉक्स क्या कहता है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक, तो ये सब हमारे इसमें दिए गए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। नेक्स्ट बॉक्स कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत किया गया था। प्रारंभ में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये हमारा आंसर है गैर संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो है वोहरा समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर है वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 317। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो आंसर है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के व्यय किस निधि पर प्रभारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर। बॉक्स कहता है लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बॉक्स है, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो आंसर है 92 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिल, डोगरी, संथाली, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, बोडो, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुर, उड़िया, सिंधी, उर्दू और मैथिली हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृ भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 350 के क। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? 2003 में। ठीक है, बॉक्स हमारा नेक्स्ट कहता है, राज्य में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु संघ की भाषा। 347 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। ठीक है दोस्तों।